Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 14th of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 14 अक्टूबर 2023 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आप लोगों से टेस्ट लिया जाता है। यानी कि लास्ट में आपको पूरे के पूरे इस वीडियो के बेसिस पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लास्ट में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। इससे आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले जाना टेलीग्राम पर, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आपने इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे जाके फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को। बहुत सारे आर्टिकल्स हो जिसको प्रॉपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में, IORA। ये अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आया है। क्यों चर्चा में आया है, यानी कि जो खबर है, जो न्यूज़ है वो क्या है, पहले वो जान लेते हैं। तो जो श्रीलंका नाम का देश है उसके पास में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग की चेयरमैनशिप आ रही है। तो अब श्रीलंका यहाँ पर इसकी चेयरमैनशिप को होल्ड करेगा, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। और आपको पता है जो खबर है, खबर से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होगा, उसका बैकग्राउंड डेटा। खबर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आएगी, भाई ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन होता क्या, ये पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं यूपीएससी इसको लेकर पहले भी सवाल पूछ चुका है। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन नाम की जो बॉडी है दोस्तों, इसको बनाई गया था 1997 में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कई सारी जो देश हैं उनकी सरकारें यहाँ पर मिलकर काम कर रही हैं। कई सारी कंट्रीज जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हैं। ठीक है, मेंबर कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों IORA के अंदर में आज के समय पे जो मेंबर्स हैं, जो भी देश इसके सदस्य हैं, कुछ देश अफ्रीका से आते हैं, वेस्ट एशिया से आते हैं, साउथ एशिया से आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं, यूरोप से, ओशियानिया से, यहाँ सभी रीजन्स के कई सारे कंट्रीज इसका हिस्सा हैं। तो टोटल कितने हिस्से हैं, तो ध्यान रखना इस एसोसिएशन के अंदर में टोटल 23 इसके मेंबर्स हैं। कितने, 23 मेंबर्स हैं। 23 यानी कि 23 कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पर इसका हिस्सा हैं, और 11 इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। डायलॉग पार्टनर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मेंबर स्टेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट मेंबर्स हैं और क्वेश्चन बनते हैं मेंबर्स को लेकर। तो ये 23 मेंबर कौन कौन से हैं, आओ फटाफट इसको देख लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला था, ये पर्टिकुलर रीजन है जहाँ से ये सभी देश निकल कर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एशिया से कौन कौन से देश यहाँ पर इसका हिस्सा हैं, तो एशिया से इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मालदीव्स, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमेन। ये कुछ कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे एशिया से जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का हिस्सा हैं। फिर अफ्रीका से कुछ कंट्रीज आती हैं। वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कीनिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, तांजानिया, कोमोरोस, मॉरिशस और सीचेल्स। ये अफ्रीकन कंट्रीज हो गई। ओशियानिया से एक आता है अकेला ऑस्ट्रेलिया, और यूरोप से आता है अकेला एक देश फ्रांस। ये सभी कंट्रीज यहाँ पर 23 कंट्रीज हैं जो भी मैंने आपको गिनाया यहाँ पर एशिया से लेकर। ये 23 कंट्रीज हमारे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, हिस्सा हैं। दोस्तों ये जो बॉडी है ना, ये एक बहुत उच्च लेवल की बॉडी मानी जाती है, और इसको लेकर कह सकते हो जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स ये हर साल यहाँ पर मीटिंग बैठाते हैं। हर साल इनकी मीटिंग वगैरह भी चलती है। ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के 6 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जिसके ऊपर ये काम करता है, यानी 6 मेन गोल्स, जैसे व्यापार, इन्वेस्टमेंट करना आपस में, मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर बात करना, फिशरीज मैनेजमेंट के ऊपर काम करना, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना, ब्लू इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर एक स्पेशल फोकस होता है IORA का। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका सेक्रेटेरिएट है दोस्तों मॉरिशस के अंदर में। ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस के अंदर में एबिन नाम की जगह है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इस पूरे हेडक्वार्टर को देखता कौन है, एक सेक्रेटरी जनरल देखते हैं,
और उन सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, सॉरी अपॉइंट नहीं, उनका अपॉइंटमेंट कितने समय के लिए किया जाता है, 3 साल के लिए यहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट होता है, 3 ईयर पीरियड के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर बेसिक डेटा हो गया IORA को लेकर, यानी ये तो टॉपिक हमने समझा। अब इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में बनता है तो वो यहीं से बनेगा, इतना डेटा आपने अपने पास में रखना है। तो इतना एक्यूरेटली हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हर एक आर्टिकल को, कम समय में बहुत सारा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा आर्टिकल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जब बात हो रही है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो ये मत समझना कि केवल इंडियन ओशन के आसपास जो देश हैं वही इसके मेंबर्स हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया यूरोप से ही मेंबर आ रहे हैं। आप यूरोप इंडियन ओशन से बहुत दूर है, ठीक है, समझ गए ना। अफ्रीका दूर है, अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज यहाँ पर जो हैं वो आपको इंडियन ओशन में नहीं देखने को मिलती हैं, तो ये कन्फ्यूज मत हो जाना, ये आपको यहीं पर बता रहा हूँ। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल अगेन इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर नंबर 2 के पर्सपेक्टिव से, और मैं आपको बता दूं ये जो ट्राइबल वाला टॉपिक है ना, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। भर भर के सवाल पूछे गए इतिहास में, 5-6 सवाल मैं आपको ऐसे गिना सकता हूं, ओंगे ट्राइब को लेकर, शोम्पेन ट्राइब को लेकर, पीवीटीजी को लेकर कई क्वेश्चंस यूपीएससी डायरेक्टली पूछ चुका है। तो अभी एक ट्राइब न्यूज में जिसका नाम है बाएगा ट्राइब, नाम क्या है, बाएगा ट्राइब। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी कौन सी है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं ये न्यूज में क्यों है। तो जो बाएगा ट्राइब है दोस्तों एक प्रकार की पीवीटीजी ट्राइब है। अगेन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, एक ऐसा ट्राइबल ग्रुप है जो कि तेजी से खत्म हो रहा है, इनकी पॉपुलेशन घटती चली जा रही है, ठीक है। तो अभी इनको यहां पर अपने हैबिटेट राइट्स दिए हैं, जंगल में कुछ इनके हक दिए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, इस वजह से यहां पर ये न्यूज में है। तो इसी वजह से आपने बाएगा ट्राइब के बारे में सारी बातें जाननी है। तो बाएगा ट्राइब दोस्तों एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, यानी पीवीटीजी के अंदर में आती है। पीवीटीजी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। और ये जो बाएगा ट्राइब है केवल एक राज्य में नहीं रहती है, कई सारे राज्यों में यहाँ पर ये फैले हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, आसपास के स्टेट्स में यहाँ पर ये बाएगा ट्राइब फैली हुई है। अब पहले हम ये समझ लेते हैं बाएगा ट्राइब एक पीवीटीजी है, तो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी पीवीटीजी क्या होता है दोस्तों भारत के अंदर में आदिवासी की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन जैसे अगर आप देखोगे पूरे देश की जितनी जनसंख्या है उसकी 8.6% यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, लेकिन इन ट्राइबल पॉपुलेशन में भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, कुछ यहां पर हिस्से, कुछ समुदाय ऐसे हैं जो कि लगातार खतरा फेस कर रहे हैं, वो पीछे रह गए हैं, बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं लिटरेसी के मामले में और कई सारे एस्पेक्ट्स के मामले में। और हुआ यहां पर क्या कि इनकी संख्या लगातार कम होती हुई चली गई, खत्म होती हुई चली गई। तो ऐसे ग्रुप्स को जो बहुत खतरे में उनको पीवीटीजी के अंदर में रख दिया गया। और आज के समय में हमारे देश में कितने ग्रुप्स हैं टोटल पीवीटीजी के अंदर में? 75। डायरेक्ट सवाल बनेगा, डायरेक्ट बनेगा और बन चुका है। तो ध्यान रखना हमारे देश के अंदर में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप्स कौन से होते हैं मैं आपको बता चुका हूं, समझ गए। अब आगे आते हैं, ये जो 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं दोस्तों पीवीटीजी स्पेशली, इसमें से सबसे ज्यादा जो पीवीटीजी वाले ग्रुप हैं ये ओडिशा के अंदर में पाए जाते हैं, ओडिशा में रहते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो पीवीटीजी क्या होता है ये समझ गए। बाएगा ट्राइब भी यहां पर एक प्रकार की पीवीटीजी ग्रुप है, पीवीटीजी कम्युनिटी से आते हैं। अब इनका ऑक्यूपेशन क्या है दोस्तों, ये लोग ना सबसे ज्यादा क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आपको कई बार पढ़ा रखा याद होगा भाई, यहां पर एक जंगल है, वहां पर खेती कर रहे हैं, एक जगह पर खेती करी, उसको साफ वगैरह करके खेती करने के बाद में यहाँ से शिफ्ट हो गए, दूसरी जगह पर चले गए, ठीक है, वहाँ पे साफ वगैरह किया पूरे जंगल को, वहाँ पे फिर खेती करी। तो इस प्रकार से शिफ्ट करते रहते हैं, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना ये जो बाएगा ट्राइब की शिफ्टिंग कल्टीवेशन है दोस्तों, इस प्रैक्टिस को यहाँ पर ये बोलते हैं बेवार। क्या बोलते हैं? बेवार। ये वर्ड जरूर ध्यान रखना है, आपसे कंफ्यूज करके पूछा जा सकता है कि बेवार क्या है, हाल ही में न्यूज़ में था। तो एक प्रकार की प्रैक्टिस है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो बाएगा ट्राइब फॉलो करती है। उसके अलावा यहाँ पे जो बाएगा ट्राइब का मेन फूड वगैरह है, मेन फूड या ड्रिंक की बात करोगे तो महुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। महुआ बेसिकली महुआ एक पेड़ है, महुआ पेड़ का फ्लावर होता है, उस फ्लावर से यहाँ पर जो फूड ड्रिंक वगैरह ये सब कुछ बनाया जाता है, तो वो यहाँ पर ये कंज्यूम करते हैं। प्लस बाएगा ट्राइब में एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, टैटू। टैटू बहुत ज़रूरी है इस कम्युनिटी के अंदर में, तो ये लोग टैटू बनवाते हैं और बॉडी पर हर एक हिस्से पर आपको टैटू देखने को मिलेगा। वो एक स्पेसिफिक टैटू होता है एक स्पेसिफिक ओकेजन के लिए। जैसे यहाँ पर कुछ फोटोज आपको देखने को मिलेंगे, ये बाएगा ट्राइब से बिलोंग करने वाली वेमेन है, तो इन्होंने आप देख पाओगे माथे के ऊपर, गर्दन के ऊपर, इस तरीके से बॉडी के ऊपर टैटूज बने हुए होते हैं। ये फोटो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से यहाँ पर बॉडी के ऊपर टैटूज बनाए जाते हैं बाएगा ट्राइब के अंदर में, ठीक है। अब बात है यहाँ पर इनको अभी इनके हक दिए, हैबिटेट राइट्स प्रोवाइड करवाएं छत्तीसगढ़ में, इस वजह से न्यूज़ में है, जिसमें यहाँ पर कई सारे राइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर रह सकते हैं, है ना, प्रोटेक्शन का, कंजर्वेशन का, बहुत सारे राइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है, ठीक है।
प्लस जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनके माध्यम से अब इनको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकेंगे, अपने आप को डेवलप कर सकेंगे, अपने एरियाज़ को डेवलप कर सकेंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा यार एक छोटा सा टारगेट होता है 2000 लाइक्स का, प्लीज़ आप यार पहुंचा सकते हो। जब दूसरे चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करता था तो रोज़ 2000 का टारगेट पूरा होता था, अब यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो आप लोगों से यार रिक्वेस्ट है कि आप इस टारगेट को पूरा कर दो और जो अपने दोस्तों हैं उनके साथ में शेयर करो कि काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता है वीडियो कहाँ पे आ रहा है। हमारा दूसरा चैनल है, इस पे आ रहा है, क्योंकि उस चैनल पे काफ़ी सारे इश्यूज़ हमने फेस किए हैं, उसकी वजह से हम यहाँ पे सेकंड चैनल पे भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो दोनों वीडियोज़ अलग अलग चैनल्स पे आते हैं। द हिंदू का वीडियो दीपा यादव एजुकेशन, और इंडियन एक्सप्रेस वाला वीडियो यानी ये जो मिक्स करंट अफेयर का वीडियो है ये दीपा यादव एजुकेशन प्लस पर आता है, जो अभी आप देख रहे हो। नाउ अब बात यहाँ पर की जा रही है डांसिंग फ्रॉग के बारे में। तो डांसिंग फ्रॉग दोस्तों अभी चर्चा में है, ये जो मेंढक है ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये जो डांसिंग फ्रॉग है ये इंडिया की सबसे ज़्यादा खतरे में रहने वाली प्रजाति है। ये एम्फीबियन एक ऐसी प्रजाति है, इससे ज़्यादा खतरे में कोई प्रजाति नहीं है जानवर की, कोई भी नहीं। मतलब बोला ये जा रहा है कि अगर आप इंडिया में देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा खतरे में है, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड में देखोगे, पूरे दुनिया में देखोगे तो ये 5th मोस्ट थ्रेटेंड जीनस है। 5वें नंबर पर आने वाले जानवर की कोई ऐसी प्रजाति जो कि सबसे ज़्यादा खतरे में है, खत्म होने वाली है। इस पूरे डांसिंग फ्रॉग की जो पूरी प्रजाति है दोस्तों उसमें से 92%, ये 92% अगर आप देखोगे ये स्पीशीज खतरे में है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। इस वजह से ये न्यूज़ में है और ऐसे न्यूज़ की वजह से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए। तो दोस्तों पहला पॉइंट, जो ये डांसिंग फ्रॉग है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये केवल और केवल वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। अब इंडिया में आपको पता है जो यहाँ पर पेरेनियल इंडिया है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ऊपर कर्नाटका हो गया, यहीं पर ये वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। इन्हीं पहाड़ियों में, इन्हीं वेस्टर्न घाट्स में ये जो मेंढक हैं डांसिंग फ्रॉग्स ये पाए जाते हैं। ये डांसिंग फ्रॉग कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं? तो इनका यहाँ पर एक ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्रीक सैक्सिलस। तो इस वाले ग्रुप से यहाँ पर ये बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना। आगे आते हैं, इनके बिहेवियर की बात करेंगे तो बिहेवियर दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है कि अपना ये जो एक टांग है उसको पूरी तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं, ऐसा लगता है डांसिंग फॉर्म में। फोटोज़ वगैरह गूगल पर है, इस वजह से इनको हम डांसिंग फ्रॉग के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हमारे एनवायरमेंट के लिए डांसिंग फ्रॉग ज़रूरी भी है, स्पेशली फूड चेन के परस्पेक्टिव से। आपको पता है ना, फूड चेन में अगर आप दोस्तों देखते हो तो ये घास खाने वाले ग्रासहोपर हो गए, कीड़े हो गए, इस कीड़े को मेंढक खा लेगा और इस मेंढक को यहाँ पे ये सांप खा लेगा। इस चेन को और बढ़ाओगे तो इस सांप को यहाँ पे हॉक खा लेगी, जो ईगल है वो खा लेगी। तो इस प्रकार का फूड चेन चलता है, यानी हर एक जानवर या हर एक चीज़ यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट, और ये ज़रूरी है अगर यहाँ पर एनवायरमेंट में ये सारी चीज़ें चलनी है तो दोस्तों ये पूरा का पूरा हमें फूड चेन का प्रोसेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो फ्रॉग है इसको भी एक बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन पिछले कुछ समय पर जो ये डांसिंग फ्रॉग है इसने कई सारी प्रकार की खतरे फेस किए हैं। जैसे सबसे पहला खतरा इन्वेजिव स्पीशी का, एक मछली आती है जिसका नाम है मॉस्किटो फिश। ये मॉस्किटो फिश कहीं ना कहीं कीड़े मकोड़ों को खाने का काम करती है और यही कहीं ना कहीं यहाँ पर इन फ्रॉग को ख़त्म करने का कारण बनती हुई चली गई। उसके अलावा जिस तरीके से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह से बड़े बड़े डिजास्टर्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं, लाइट पोल्यूशन हो रहा है, आर्टिफिशियल लाइट्स बहुत ज़्यादा जला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है पानियों के अंदर में। इसकी वजह से भी यहाँ पर ये जो फ्रॉग्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आज के समय पर दुनिया में 5वें नंबर पर सबसे खतरे वाली प्रजाति बन चुका है डांसिंग फ्रॉग। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब जो अगला आर्टिकल है इसको हमने थंबनेल में भी मेंशन कर रखा है। वाइट गुड्स के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं वाइट गुड्स, लेकिन अभी ये न्यूज़ में है दोस्तों। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें आप देखोगे ना तो इनको ही हम वाइट गुड्स बोलते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सरकार ने हाल ही में यहाँ पर कुछ जो ये वाइट गुड्स वाले सामान है उनके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर थोड़ी कमर कसी है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन इसी के बेसिस पर वाइट गुड्स न्यूज़ में तो आपको पता होना चाहिए वाइट गुड्स क्या होते हैं, ब्राउन गुड्स क्या होते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, वैसे भी एग्जाम के लिए भी और बेसिक जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो वाइट गुड्स होते हैं ना, ये हमारे घर में जो हम अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, बड़े सामान जो यूज़ कर रहे हैं स्पेशली उसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोव हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रीज़र हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, उसके बाद में टम्बल ड्रायर हो गया, डिश वॉशर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया। तो ये जो जितनी भी चीज़ें आपको दोस्तों दिखाई पड़ती हैं ये सब वाइट गुड्स हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप देख पाओगे यहाँ पर फ्रिज वगैरह हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सब क्या कहलाते हैं, वाइट गुड्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसको हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं। वाइट गुड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें वाइट कलर की आया करती थी। अब खैर ज़माना बदल चुका है, अब यहाँ पे अलग अलग कलर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन कहलाते ये अभी भी वाइट गुड्स हैं। और ये जो वाइट गुड्स हैं ये जाने जाते हैं अपने लंबे जीवन के लिए। भाई आप फ्रिज लेते हो तो ऐसा थोड़ी ना है 2-4 साल में बदल देते हो।
10-10 साल यहाँ पर खिंच रहा होगा। ऐसे बहुत सारे ये जो गुड्स हैं इनकी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि ये डेली के यूज़ के हैं, डेली हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वाइट गुड्स क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब वाइट गुड्स हर चीज़ में होता है। कपड़ों के मामले में वाइट गुड्स हमारे जो है पर्दे, टॉवल, ये सारे हो गए। ऐसे यहाँ पर जो बेवरेज इंडस्ट्री होती है, जो ड्रिंक्स वाली इंडस्ट्री होती है, उसमें वाइट गुड्स क्या होता है, वोडका वगैरह हो गया। तो वाइट गुड्स यहाँ पे हर एक सेक्टर में होता है। लेकिन यहाँ पे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे घर के जो अप्लायंसेस हैं इसी को हम लोग वाइट गुड्स बोलते हैं। अब दोस्तों वाइट गुड के साथ साथ एक और टकराव आता है कि सर ये ब्राउन गुड्स क्या होते हैं फिर। दोस्तों ब्राउन गुड्स भी यहाँ पर इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वाले आइटम्स होते हैं। तो कहोगे अब क्या है, अब तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों टर्म्स में। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जो ये वाइट गुड्स थे ये बड़े आइटम्स थे, फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह, एयर कंडीशनर, एसी वगैरह, ये बड़े आइटम्स हैं। ब्राउन गुड्स आपके छोटे आइटम्स हैं। आपका कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये ब्राउन गुड्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके छोटे आइटम हैं, आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। तो वाइट गुड्स और ब्राउन गुड्स में क्या फ़र्क है, बस फ़र्क इतना है कि जो ब्राउन गुड्स होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर फोकस करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। भाई टीवी है, रेडियो है, कंप्यूटर है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए तो है, आपके कम्युनिकेशन के लिए तो है, तो वो ब्राउन गुड्स होते हैं। वाइट गुड्स यहाँ पे हमारे घर के सामान हो गए, बड़े सामान हो गए, जैसे यहाँ पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह। समझ गए ना। आगे आते हैं। अब ये कुछ यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो एक बार। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में गाज़ा पट्टी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर गाज़ा पट्टी लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, तो कुछ की फैक्ट्स तो हमको पता होने ही चाहिए। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद पूरी कहानी डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आज के समय में आपको पता होगा इजराइल और गाज़ा पट्टी या पैलेस्टीन कह सकते हो, ये दोनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं। कारण क्या है, इन दोनों के बीच में वॉर छिड़ चुकी है, छिड़े हुए 5-6 दिन हो चुके हैं, लगातार बॉम्बार्डिंग चल रही है, काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। पहले हम लोकेशन देखते हैं। तो ये इंडिया हुआ। इंडिया के कंपैरिजन में इजराइल कहाँ पर है, कहाँ पे युद्ध चल रहा है, तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से पूरे मिडिल ईस्ट को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। यानी कि इधर यूएई, सऊदी अरेबिया को क्रॉस करोगे, जॉर्डन को क्रॉस करोगे, तो अगेन जॉर्डन के जस्ट बाद में एक देश आपको दिखाई देगा इजराइल, और इजराइल के जस्ट बगल में गाज़ा पट्टी है। कहोगे दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई देगा। देखो ये हुआ बड़ा मैप, इस मैप में दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इंडिया से निकले और इस वाली जगह पे आ गए, इस कोने पर। इस कोने को देखोगे जूम करके तो ये कोना ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया जॉर्डन, जॉर्डन के पीछे हो गया इजराइल, और इजराइल के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेडिटेरेनियन सी, और इधर यहाँ पे एक छोटी सी रीजन, एक छोटा सा लैंड दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं गाज़ा पट्टी या गाज़ा स्ट्रिप, क्योंकि एक पट्टी की शेप में, इस वजह से इसको गाज़ा पट्टी बोला जाता है। नीचे आपको इजिप्ट देखने को मिल जाएगा, ऊपर सीरिया है, इधर लेबनान है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि पैलेस्टीन नाम का जो ये देश है ना, यहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं। अब पहले पूरे पैलेस्टीनियंस रहा करते थे, धीरे धीरे यहाँ पर इजराइल यहाँ पर बस चुका है। ज्यूज़ ने यहाँ पर पूरी तरह से अपना जो लैंड है वो बसा लिया, बाकी सारे एरिया को कैप्चर करके। लेकिन आज यहाँ पर ये पूरा इजराइल कहलाता है। पैलेस्टीन बस खाली इतना सा रह गया है। देखो वेस्ट बैंक वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर भी पैलेस्टीनियंस रहते हैं। छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे एनक्लेव्स आपको देखने को मिलेंगे पैलेस्टीन के। उसके अलावा जो ये गाज़ा पट्टी दोस्तों आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, यहाँ पर भी पैलेस्टीनियंस रहते हैं। लेकिन ये जो वेस्ट बैंक वाला रीजन है, इसको यहाँ पे यहाँ की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो चलाती है। और ये गाज़ा पट्टी वाला रीजन यहाँ पे कौन चलाता है, हमास। ठीक है, हमास चलाता है। हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पर इसको चलाता है। बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, गाज़ा पट्टी, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो गाज़ा पट्टी एक सेल्फ गवर्निंग पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, खुद से गवर्न कर रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके माध्यम से पूरा गाज़ा पट्टी चलाया जा रहा है। कहाँ पर स्थित है, मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न कोस्ट पर। ये मेडिटेरेनियन सी है, इसके ईस्टर्न रीजन पर यहाँ पर आपको एक गाज़ा पट्टी देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस टेरिटरी का नाम गाज़ा क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो मेन शहर है वो गाज़ा है, तो इस वजह से यहाँ पर इसका नाम भी गाज़ा पट्टी रख दिया गया। ये दो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला, एक तो यहाँ पर वेस्ट बैंक हो गया, यहाँ पर भी पैलेस्टीनियंस रहते हैं, दूसरा इसका हिस्सा यहाँ पर है। लेकिन कंट्रोल दोनों अलग अलग ग्रुप से हो रहे हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर आसपास कौन कौन से देश हैं गाज़ा पट्टी के, दो ही देश हैं, ज़्यादा कुछ भारी नहीं है पढ़ना। इजराइल बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर आप देख पाओगे इजराइल से काफ़ी बड़ी बाउंड्री शेयर करता है गाज़ा पट्टी, और एक छोटी सी बाउंड्री इसकी इजिप्ट के साथ में भी लग जाती है। इजिप्ट साउथ में है, बाकी सारा यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट में इजराइल है। गाज़ा पट्टी का साइज़ देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर ना, ये ना 41 किलोमीटर लंबी पट्टी है और 10 किलोमीटर चौड़ी, 41 किलोमीटर लंबी पट्टी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक टेम्परेट क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलता है, ड्राई हॉट समर होते हैं, उसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा मात्रा में रहने वाले जो पॉपुलेशन वाला जो एरिया है उसको यहाँ पर बोला जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है एक छोटा सा एरिया, यानी बस खाली 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा एरिया, इतनी बड़ी ज़मीन में
20 लाख, और टू बी स्पेसिफिक बात करें तो 23 लाख के आसपास लोग रह रहे हैं, और इन सब लोगों को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर हमास। ठीक है, और जो ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही है वो पैलेस्टीनियन है, और स्पेशली सुन्नी मुस्लिम्स यहाँ पर रहते हैं। इतिहास अगर हम देखें दोस्तों गाज़ा पट्टी का, तो इतिहास कैसा था वो समझना। देखो जो इजराइल है, इजराइल ने यहाँ पर एक बार गाज़ा पट्टी इजराइल ने भी कब्जा रखा है। ठीक है, इजराइल को यहाँ पर एक राज्य का दर्जा मिलता है 1948 में, 1948 में इजराइल अपने आप को राज्य बोलता है कि, सॉरी राज्य कह रहा हूँ, अपने आप को एक देश बना लेता है इजराइल 1948 में। तो और इजराइल जो देश है वो 1948 में बना। इजिप्ट ने उस समय पर क्या किया, इजिप्ट गाज़ा पट्टी के नीचे ही आपको दिखाया था, तो इजिप्ट ने क्या किया, गाज़ा के ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो गाज़ा पट्टी लगभग कह सकते हो 20 साल तक इजिप्ट के हाथ में था, इजिप्ट कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इजराइल ने धीरे धीरे अपने देश को बढ़ाना शुरू किया, कई सारे एरियाज़ को कब्जाया, गाज़ा पट्टी के कुछ एरियाज़ को कंट्रोल कर लिया, वेस्ट बैंक के कुछ एरियाज़ को कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद दोस्तों 1967, यहाँ पे आप देख पाओगे 1967 में 6 डे वॉर चलता है। ठीक है, 1967 में 6 दिन का पूरा युद्ध चलता है, जहाँ पे इजराइल एक साइड हो गया, अरब नेबर्स अलग एक साइड हो गए। इनके बीच में युद्ध चला, और युद्ध चलने के बाद में बहुत सारा एरिया इजराइल ने कब्जा लिया, गाज़ा पट्टी भी कब्जा लिया, आसपास के जो रीजन है इजिप्ट का एरिया भी कब्जा लिया था। और फिर आगे 38 सालों तक, 38 ईयर्स तक इजराइल इस पूरे गाज़ा पट्टी को कंट्रोल में रखता था। 21 अलग अलग ज्विश सेटलमेंट्स बना दिए इन्होंने। फिर 2005 में जाकर जब एक इंटरनेशनल डोमेस्टिक प्रेशर पड़ रहा था इजराइल के ऊपर में, तब जाके इजराइल ने अपने सेटलर्स को पीछे खींचा, अपने मिलिट्री फोर्सेस को पीछे खींचा, गाज़ा पट्टी को छूट दी। उसके बाद 2005 के बाद से जब ये छूट देनी शुरू हुई, तब धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या हुआ, 2007 में इलेक्शन बैठाए गए, और उस इलेक्शन में जो हमास है वो जीत गया। और 2007 से अभी तक, साल 2023 तक यहाँ पे हमास ही इस गाज़ा पट्टी को कंट्रोल कर रहा है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये हो गया गाज़ा पट्टी के बारे में सारा का सारा डेटा। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे बात की जा रही है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में, अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द एनवायरमेंट। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है एक जंगल सफारी मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। कोई भी टाइगर रिजर्व अगर न्यूज़ में होता है तो सबसे पहले उसका लोकेशन ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमेशा एग्जामिनेशन के अंदर में लोकेशन ही पूछा जाता है। तो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के अंदर में 4 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। लेकिन हमें यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना है मोटा मोटा कि राजस्थान में मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। राजस्थान कहाँ पर है, तो ये इंडिया का मैप हुआ, ये आपको किनारे एक बड़ा सा राज्य दिख रहा होगा राजस्थान। राजस्थान के साथ में कई सारी स्टेट्स की बाउंड्री लगती है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ में देखोगे तो पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, और बड़ी बाउंड्री लगती है मध्य प्रदेश की, और एक और बड़ी बाउंड्री लगती है गुजरात की। और पाकिस्तान के साथ में राजस्थान एक इंटरनेशनल बाउंड्री को भी शेयर करता है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो राजस्थान में 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में अगर आप देखोगे तो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। ये पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपको पता चल गया, 2 पहाड़ों के बीच में ही स्थित है, जिसको हम वैली बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। तो मुकुंदरा और गरगौला ये 2 अलग अलग माउंटेन्स है, 2 पहाड़ हैं, इनके बीच में यहाँ पर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व को बनाया गया था साल 2013 के अंदर में। और मैं आपको बता दूं, इसमें मुकुंदरा नेशनल पार्क, दारा सेंचुरी, जवाहर सागर सेंचुरी, ऐसे कई सारे यहाँ पर और भी एरियाज़ आते हैं, वो सब एरियाज़ यहाँ पे कवर हो जाते हैं। एक समय पर यहाँ पर यह हंटिंग प्रिजर्व हुआ करता था, जो महाराजा ऑफ कोटा को बिलोंग किया करता था। तो महाराजा ऑफ कोटा के अंडर में आता था, यहाँ पर शिकार वगैरह वो किया करते थे। अब दोस्तों यहाँ पर इस मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व से एक नदी बहती है, या नदी के किनारे ये कह सकते हो। तो ये पूरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, जो चंबल नदी बहती है ना, चंबल नदी के ईस्टर्न बैंक पर यह स्थित है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और उससे भी अगर आप देखोगे अलग हटकर तो कई सारे अलग अलग प्रकार के जानवर भी देखने को मिलेंगे, जैसे स्पॉटेड डियर, स्मॉल इंडियन सिवेट, टॉडी कैट, इस प्रकार के जो अलग अलग एनिमल्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। वो आपने ध्यान में नहीं रखना है, लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ध्यान में रखनी है। देन बात आती है लखपति दीदी टाइगर, सॉरी लखपति दीदी टाइगर रिजर्व बोलने जा रहा था, लखपति दीदी इनिशिएटिव के बारे में। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर 2023 के साल में यहाँ पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, लखपति दीदी इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव क्या है, कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। महिलाएं बनेगी लखपति, कैसे वो समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये लखपति दीदी इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज़ में आया, लेकिन इसका जो अनाउंसमेंट है इस इनिशिएटिव का, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था अब की बार इंडिपेंडेंस डे पर, यानी जो 15 अगस्त 2023 निकला है, इस दिन यहाँ पर ये इस इंडिपेंडेंस डे के दौरान यहाँ पे लखपति दीदी इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट की गई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि महिलाओं को और ज़्यादा बढ़ावा देना, महिलाओं को सपोर्ट करना, ताकि महिलाएं अपने छोटे छोटे बिजनेसेस को ओपन कर सकें अपने गांव के अंदर में। तो लखपति दीदी इनिशिएटिव के अंदर में जो सरकार है, उनका मेन मकसद है कि कम से कम 2 करोड़ महिलाओं को, कितनी, 2 करोड़ महिलाओं को ट्रेन किया जाए, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि यहाँ पर ये महिलाएं हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकें।
तो इससे क्या होगा, उनको हम लखपति बना सकेंगे। तो ये जो इनिशिएटिव है दोस्तों, ये कौन चला रहा है? DAYNRLM यहाँ पर इसके अंडर में आता है। DAY क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इसके अंडर में यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया गया है, आपने ध्यान में रखना है। इस स्कीम के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, अलग अलग स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे प्लम्बिंग का काम हो गया, LED बल्ब कैसे बनता है, ड्रोन कैसे ऑपरेट किया जाता है, रिपेयर कैसे करते हैं, कढ़ाई बुनाई, ये सारे काम सिखाए जाएंगे। और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में महिलाओं को अवसर भी दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी कि वो यहाँ पर अपने जो सीखा है, उन्होंने ट्रेनिंग ली है, उस स्किल का यूज़ करके अपने लिए इनकम जनरेट कर सकें। जिससे फोकस ये होगा कि हम हर महीने यहाँ पर उन महिलाओं को 1 लाख रुपए तक की कमाई करने के लिए सपोर्ट कर सकें। तो ये पूरा का पूरा जो ये लखपति दीदी इनिशिएटिव है दोस्तों, ये DAYNRLM के तहत चल रहा है। ये क्या है? तो एक फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है दोस्तों। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका मेन मकसद क्या है? गरीबी को दूर करना। इस प्रोग्राम को कौन लागू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यहाँ पर इसको लागू करता है। इस प्रोग्राम का मेन एम क्या है, मेन मकसद क्या है? गरीबी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम कर देना, गरीबी को रिड्यूस कर देना। कैसे भाई? एक इंसान को रोजगार मिल जाए तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अच्छा रोजगार मिल जाए तो, पक्का रोजगार मिल जाए तो वो कैसे मिलेगा? उसको स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और स्किल्स प्रोवाइड करवाने के बाद उसको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, जिसके बेसिस पर यहाँ पे वो काम कर सकेगा, कुछ कमा सकेगा। तो यही हमारा मेन मकसद है इसका, DAYNRLM का। समझ गए? चलो आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर बात की जा रही है एटलांटिक पफिन के बारे में। ये जो बर्ड आपको दिख रही है स्क्रीन पर, इसी को हम बोलते हैं एटलांटिक पफिन। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो यूनिक बर्ड है। यूनिक बर्ड क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये अभी समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या हुआ है, हाल ही में ये जो एटलांटिक पफिन है वो न्यूज़ में बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एटलांटिक पफिन के बारे में। तो ये सी बर्ड की स्पीशी है। सी बर्ड मतलब ये समुद्र के ऊपर रहती है, समुद्र के ऊपर उड़ती है, समुद्र के ऊपर लंबी लंबी उड़ान भरती है। कहाँ पे पाई जाती है? एटलांटिक ओशन में। एटलांटिक ओशन कहाँ पर है दोस्तों, अब ये बताने की ज़रूरत, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ये एटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। ये नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका हो गया भाई, इसके बीच में ये एटलांटिक ओशन है। एटलांटिक ओशन के ऊपर कई सारे अलग अलग छोटे छोटे देश हैं, आइसलैंड है, इधर यूरोप की कई सारी कंट्रीज़ हैं। तो इन सब देशों के अंदर में यहाँ पर ये जो बर्ड्स है वो पाई जाती है। और ये बर्ड्स यहाँ पर इस एटलांटिक ओशन के ऊपर घूमती भी है, चक्कर भी लगाती है इस पूरे के पूरे समुद्र के ऊपर में। तो ये बर्ड क्या है? एक छोटा सा सी बर्ड है। ठीक है, और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ऑक फैमिली से बिलोंग करता है। इसका साइंटिफिक नेम देखोगे तो इसका साइंटिफिक नेम है फ्रैटरकुला आर्कटिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। हैबिटेट की बात करेंगे तो नॉर्दर्न एटलांटिक ओशन में यह पाई जाती है। ऊपर यहाँ पे आप कह सकते हो, जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर वाला जो रीजन है ना, स्पेशली यहाँ पे ये देखने को मिल जाती है। जोग्राफिकली रेंजिंग की देखेंगे तो एक माइग्रेटरी स्पीशी है, यानी एक जगह पे टिकती नहीं है, इधर से उधर ये ट्रैवल करती रहती है। तो इसका जो ज़्यादातर समय है वो यहाँ पर एटलांटिक ओशन के ऊपर घूमने में निकल जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बोला यह भी जा रहा है कि ये जो बर्ड है ये ग्रीनलैंड ऊपर, यूनाइटेड किंगडम हो गया, नेदरलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, इन सब कंट्रीज़ में भी यहाँ पर ये बर्ड्स पाई जाती हैं। इसके फीचर्स को देखोगे तो 12 इंच की यहाँ पर इसकी लेंथ है, इसके पंख 20 से 24 इंच के हैं। ये सब यार याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर फिलहाल आप इसका अपीयरेंस देख सकते हो, ऊपर से ब्लैक कलर की है, यहाँ पर नीचे इसका जो ये बेली है ये वाइट कलर का है। चोंच यहाँ पे थोड़ी सी अलग है, इस चोंच से ये मछली वगैरह खाने का काम करती है, छोटी छोटी जो फिशेस होती हैं उनको ये खाने का काम करती है। इसकी जो उड़ने की स्पीड है वो बहुत तेज़ है, 1 मिनट में 400 बार यहाँ पर अपने पंख को ये ऊपर नीचे कर सकती है। कह सकते हो 1 घंटे में 55 माइल्स की स्पीड से ये चल सकती है। इसके जो डाइट है वो क्या है? छोटी छोटी मछलियाँ खाना, उसके अलावा कुछ सैंड ईल्स वगैरह को ये खाने का काम करती है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखना है। ये इस बर्ड के बारे में कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर इस समुद्र का सहारा लेकर भी उड़ती है, प्लस हवा का सहारा लेकर भी ये अपनी उड़ान को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकती है। नाउ आते हैं आज के प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस के ऊपर। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे हमारे आर्टिकल्स। नाउ अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आप लोगों ने कितने अच्छे से या कितने फुल कंसंट्रेशन के साथ में सारी चीज़ों को सुना है। ये आपकी टेस्टिंग होगी प्रीलिम्स रैपिड फायर से। अच्छे से अटेम्प्ट करना, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। सबसे पहला क्वेश्चन बात करता है, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स व्हाट आर वाइट गुड्स। जो वाइट गुड्स है वो क्या होते हैं आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं। ऑप्शन बी, क्या ये लार्ज होम अप्लायंसेस होते हैं। ऑप्शन सी, क्या ये रिसाइकिल गुड्स होते हैं। या फिर ऑप्शन डी, क्या ये रिफर्बिश्ड अप्लायंसेस होते हैं। तो बताओ चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल सा है। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व ये कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी कर्नाटका। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एटलांटिक पफिन को लेकर। एटलांटिक पफिन हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, बताओ इसको लेकर 4 स्टेटमेंट हैं या फिर कह सकते हो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है। पहला, ये एक प्रकार का पेंगुइन है। बी, एक प्रकार की छोटी सी बर्ड है।
सी एक प्रकार का मैरीन मैमल है, या डी एक प्रकार की लार्ज प्रेडेटरी बर्ड है। तो बताओ चारों में से कौन सा सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बाइगा ट्राइब्स के बारे में पूछा गया है। बाइगा ट्राइब्स को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो बाइगा ट्राइब है ये एक प्रकार का शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस को अपनाते हैं जिसको बेवार के नाम से बोला जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, जो बाइगा ट्राइब है ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ध्यान रखना है ये केवल कर्नाटका के राज्य में मिलती है, यानी कर्नाटका के राज्य में रहते हैं, उसके अलावा ये कहीं नहीं रहते। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में लखपति दीदी इनिशिएटिव के बारे में आपसे पूछा गया है। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि लखपति दीदी इनिशिएटिव का मेन मकसद क्या है, महिलाओं को एनकरेज करना कि महिलाएं अपने बिजनेसेस को, छोटे छोटे बिजनेसेस को ओपन कर सकें गांव में। दूसरा स्टेटमेंट, जो ये इनिशिएटिव है इसको लागू किया गया, इस पूरे इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट किया गया, लागू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों गलत हैं। ना दोस्तों अगले क्वेश्चन में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है ये एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया था 1997 में। दूसरा स्टेटमेंट, जितने भी मेंबर कंट्रीज इस संगठन में होते हैं वो सब मेंबर कंट्रीज इंडियन ओशन के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा, वो तो तब पता चलेगा जब हम इनके आंसर्स को देखेंगे। तो लास्ट वाले क्वेश्चन से मैं आपको सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो बताना शुरू करूँगा, अपने आप रीमैच करना, जो स्कोर है उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना। चलो आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, बताओ दो स्टेटमेंट कौन सा सही है। केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। भाई पहला वाला सही है, आपको पढ़ा रखा है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा वाला गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सब इंडियन ओशन से बॉर्डर शेयर करती हैं। ऐसा है क्या? नहीं है भाई, बहुत सारी कंट्रीज अफ्रीका की भी हैं इसमें, ओशियाना का ऑस्ट्रेलिया है, उसके अलावा यूरोप का फ्रांस है, वो सब इसके मेंबर हैं। दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है। फिर यहाँ पे पूछा गया लखपति दीदी इनिशिएटिव को लेकर बताओ दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है हमारे, ठीक है। अभी आपको पढ़ाया, अब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास जानने वाली बात है नहीं। क्लियर? चलो आगे आते हैं उसका नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब यहाँ पे पूछा जाता है आपसे बाइगा ट्राइब को लेकर बताओ दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। क्यों? क्योंकि बाइगा ट्राइब यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस को अपनाते हैं जिसको बेवार बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे गलत यह है क्योंकि ये जो पर्टिकुलरली अवेलेबल ट्राइबल ग्रुप है ये कर्नाटका से पीवीटीजी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ से पीवीटीजी है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर ये पॉपुलेशन बहुत कम है या खतरे में। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। और जबकि अगर हम लोग बात करेंगे इनकी पॉपुलेशन की तो बाइगा ट्राइब केवल एक राज्य में नहीं पाई जाती है, कई सारे राज्य में ये रहते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब स्टेट्स में, यानी कि कर्नाटका तो नाम कहीं से कहीं तक नहीं है। कर्नाटका साउथ का हो गया, नॉर्दर्न रीजन्स के अंदर में यहाँ पर बाइगा ट्राइब्स रह रही हैं। फिर उसके बाद में बात यहाँ पर है एटलांटिक पफिन की, बताओ इसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है। बी वाला सही है। एटलांटिक पफिन क्या है? तो एक प्रकार की छोटी सी बर्ड है ये। फिर आपसे पूछा गया मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में है। फिर पूछा गया ये बताओ व्हाइट गुड्स क्या है? तो व्हाइट गुड्स ऑप्शन नंबर बी सही है। लार्ज होम अप्लायंसेज यानी बड़े बड़े जो सामान होते हैं, बड़े बड़े सामान यानी कि फ्रिज के साथ साथ यहाँ पे वॉशिंग मशीन, एसी, ये बड़े बड़े सामान हैं। तो लार्ज होम अप्लायंसेज इनको हम लोग व्हाइट गुड्स बोलते हैं, क्योंकि पहले इनको व्हाइट गुड्स बोला जाता था, तो तब से नाम चल रहे हैं। अब खैर कलर बदल जाते हैं लेकिन नाम इनको व्हाइट गुड्स के नाम से ही जानते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। तो कैसा रहा आपका स्कोर बताओ ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में। कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं प्रीलिम्स रैपिड फायर के अंदर, कितने में से कितने आ रहे हैं, कितने सही आपने अटेम्प्ट किए हैं, कहाँ पर गलती हुई है, कौन से क्वेश्चन में गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, ये भी आपने बताना है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।